चैप्टर जो हमने करना है दैट इज एसिड बेस इक्विलिब्रियम। ये कंटिन्यूएशन ही है आपके एएस के चैप्टर की, जिसमें आपने के सी के पी, ठीक है, ये कांस्टेंट्स पढ़े थे दोनों, इनके एक्सप्रेशंस लिखना सीखा था और इनसे सर रिलेटेड हमने जैसे केपी कि कांस्टेंट नहीं पढ़ा। अच्छा अच्छा, नहीं पढ़ा मैं वो। चलो जब रिकॉल दूंगा फिर नहीं। उस टाइम। अभी जरा हमने जो काम की बातें पहले करनी है वो करी, रेस रिकॉल पे। ओके। ठीक है। अब इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ना है, तो उसमें टॉपिक इंडेक्स लिख लो अपने पास। हमने क्या क्या पढ़ना होता है, तो टॉपिक इंडेक्स में हमारे पास सबसे पहले आपने टाइप्स ऑफ एसिड्स पढ़ना है। टाइप्स ऑफ एसिड्स। सेकेंड जो टॉपिक होगा दैट विल बी टाइप्स ऑफ बेसिस। टाइप्स ऑफ बेसिस, और ये बड़े इजी इजी टॉपिक्स हैं जो आपने ऑलरेडी चीजें सीखी हैं, उन्हीं को दोबारा से रिवाइज करिए। फिर आता है असल टॉपिक, जो है पीएच ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेसिस। गैस की हद तक ना हम कभी भी पीएच ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड निकालते या कैलकुलेट नहीं करते थे। हमें सिर्फ उसकी एक रेंज पता होती थी कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसकी पीएच 1 to 3 के दरमियान होती है। ठीक है, इसी तरह आपने पीएच ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस ये निकालना सीखना है। स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच कैसे निकालते हैं। फिर आपने के डब्ल्यू पढ़ना है, जिसको हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। दिस इज ऑल्सो अनदर कांस्टेंट लाइक के सी एंड के पी। इसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास एक और कांस्टेंट आएगा के ए, विच इज नोन एज एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट। एक नया कांस्टेंट है, दिस इज ओनली फॉर वीक एसिड्स। तो वीक एसिड जो होते हैं पार्शियलाइज करते हैं, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है, उस वजह से हमें उसके लिए एक स्पेसिफिकली फॉर वीक एसिड्स कांस्टेंट चाहिए था, उसको हमने के ए बोला, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। फिर आता है इस पूरे चैप्टर का, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूरे चैप्टर में इक्का दुक्का टॉपिक्स थे जो थोड़े से मुश्किल थे, इसी तरह इस चैप्टर का थोड़ा तंग करने वाला टॉपिक है, वो है बफर सॉल्यूशन। ठीक है, थोड़ा सा तंग करेगा आपको बफर सॉल्यूशन, इसको स्टार लगा लो बेशक। फिर आपके पास आता है पीएच ऑफ एसिडिक एंड बेसिक बफर सॉल्यूशंस। अगेन रिलेटेड टू बफर सॉल्यूशन है, तो थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है। फिर आपने इसके अलावा इसमें करना है बफर की कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी देखेंगे क्या होता है बाद में। अच्छा, इसके अलावा आपने एक और कांस्टेंट पढ़ना है के एस पी, इसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये भी एक कांस्टेंट है फॉर स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट्स जो कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं हो सकते। वहाँ इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है और उसके इक्विलिब्रियम के लिए हमने के एस पी का एक नया कांस्टेंट निकाला। फिर आपने सीखना है कॉमन आयन इफेक्ट, ये भी एक सब टॉपिक ऑफ के एस पी है। कॉमन आयन इफेक्ट, इसको देखेंगे। फिर आपने करना है एक और कांस्टेंट विच इज के पी सी, एंड दिस इज द लास्ट कांस्टेंट जो आपने ए टू में पढ़ना होता है। ये इसको हम बोलते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट। पार्टीशन कोएफिशिएंट। ठीक है, पार्टीशन कोएफिशिएंट भी एक कांस्टेंट है, और ये बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं कि एक ही सोल्यूट दो चीजों में अपने आप को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतनी बात काफी है इसके लिए। फिर आपने करना है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, अगेन सब टॉपिक है इसका, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। और फिर लास्ट जो होगा वो एएस का ही टॉपिक है, दैट इज टाइट्रेशन कर्व्स। दिस इज ऑल वी हैव टू डू इन ए टू इक्विलिब्रियम। ये सारे टॉपिक्स। ठीक है, ए टू में ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आपने कवर करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पहले तो, व्हाट इज एन एसिड। कलर कौन सा उठाएंगे, कलर एक तो इस तरह से है ना।
नजर नहीं आती। एक लाइट ब्लू। अच्छा, एसिड किसको कहते हैं? Which ऐसे सब dissociates completely to give H plus ions. ठीक है, लेकिन अगर या हम प्रोटॉन प्योर डोनर हाइड्रोजन बेसिकली। बोले तो प्रोटॉन डोनर जो भी सब्सटेंस है जो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है वो क्या है? एसिड। ठीक है, तो अ सब्सटेंस विच डोनेट्स प्रोटॉन, और प्रोटॉन किसको बोलते हैं हम? हाइड्रोजन आयन को बोलते हैं, क्योंकि इसके पास सिर्फ प्रोटॉन ही होता है अंदर। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं, कोई न्यूट्रॉन्स नहीं। विच डोनेट्स अ प्रोटॉन को क्या बोला जाता है? एसिड बोला जाता है। अच्छा, एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास HCl है। व्हाई इज इट कॉल्ड एन एसिड? क्योंकि जब ये डिसोसिएट करता है ये प्रोटॉन रिलीज करेगा और क्लोराइड आयन रिलीज करेगा। ठीक है, तो जब ये डिसोसिएट कर रहा है इसने क्या प्रोड्यूस किया है? प्रोटॉन प्रोड्यूस किया, H प्लस आयन प्रोड्यूस किया। इसी तरह H2SO4 है, ये भी जब डिसोसिएट करेगा ये क्या प्रोड्यूस करेगा? 2H प्लस आयन्स। ठीक है, प्रोटॉन डोनर। इसी तरह आपके पास एथेनोइक एसिड है, ये भी जब डिसोसिएट करेगा तो क्या देगा? इथेनोएट आयन देगा और साथ H प्लस आयन्स देगा। ठीक है, तो इन सब ने क्या किया है? प्रोटॉन रिलीज किया है या डोनेट किया है। इस वजह से हम क्या बोलते हैं कि ये सारे स्पीशीज क्या है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड? दीज आर एसिड्स, क्योंकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन में प्रोटॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, इसी तरह बेस क्या चीज यस होती सर। है? बेस किसको बोला जाता है? प्रोटॉन एक्सेप्टर। सब्सटेंस विच कैन या विच एक्सेप्ट्स प्रोटॉन। ठीक है, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो क्या है? हमारे पास एक बेस है। तो फॉर इंस्टेंस हमारे पास अगर NaOH को देखें, ठीक है, NaOH जब वाटर में जाता है ना तो वो क्या करता है? वो Na आयन बनाता है। बल्कि NaOH की एग्जांपल इज नॉट अ गुड एग्जांपल, हम NH3 की एग्जांपल। NH3 जो है दिस इज बेसिक इन नेचर, अमोनिया गैस जो होती है वो बेसिक होती है। ये वाटर में जब जाती है ना तो ये वाटर से क्या करती है? ये हाइड्रोजन आयन फ्रॉम वाटर ये एक्सेप्ट कर लेता है, तो NH4 प्लस में जाता है और साथ क्या बनाता है? OH माइनस। यानी ये जो HOH था ना, इसमें से ये पॉजिटिव पार्ट इसने एक्सेप्ट कर लिया है, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है और साथ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस हुआ। तो दिस इज अ बेस। अमोनिया एक बेस है क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन में उसने क्या किया है? प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, H प्लस एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, यस सर। इसके अलावा और कौन सी एग्जांपल हो सकती है? फॉर एग्जांपल वही, चलो NaOH की एग्जांपल ले लेते हैं। NaOH जो है ये भी क्या करता है? NaOH जब ये आपके पास वाटर में जाएगा तो ये वाटर से क्या एक्सेप्ट करेगा? Na तो है, Na आयन भी रहेगा, जो हाइड्रोक्साइड आयन है वाटर से क्या कर लेते हैं? प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं। बल्कि इसको छोड़ दो, NH3 वाली एग्जाम्पल मेरे ख्याल है सबसे ठीक है इधर, प्रोटॉन एक्सेप्टिंग के केस में। ठीक है, तो बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब हमें कैसे पता लगता है या इंडिकेटर्स क्या इस्तेमाल होते हैं? इंडिकेटर्स जिससे आप आइडेंटिफाई करते हो कि आपके पास कोई एसिड पड़ा है या बेस पड़ी है। सर वो एक आइडेंटिफाई एसिड्स नहीं। एंड बेसिस। सबसे पहले इंडिकेटर आप लिटमस पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं। यस। ठीक है, लिटमस पेपर जो है एसिड्स के लिए कौन सा इस्तेमाल होगा और बेस के लिए कौन सा इस्तेमाल होगा? एसिड्स के लिए हमने याद करना है बेसिक्स ए के बी लिए आर ब्लू है। ABR, और बेसिस के लिए BRB। बेस एसिड्स के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? ब्लू एसिड्स लिटमस के लिए हम पेपर। इस्तेमाल करते हैं ब्लू लिटमस पेपर, और वो एसिड में डिप करने के बाद क्या हो जाते हैं? रेड। रेड हो जाते हैं। जबकि बेसिस के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? रेड लिटमस पेपर इस्तेमाल करते हैं और वो बेस में जाके ब्लू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह पता लग जाता है कि लिटमस पेपर आपने डिप किया, अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाए तो उसका मतलब है बेस पड़ी थी, और अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाए तो इसका मतलब है कि एक एसिड पड़ा हुआ था वहां पे।
एक और भी इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, वो कौन सा है? यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये अब यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है बेसिकली कलरलेस सॉल्यूशन है, जिसको आप क्या करते हो, एक एसिड या बेस में ट्रांसफर करते हो, फ्यू ड्रॉप्स उसके डालते हो, तो जब एसिड में आप इसको डालते हैं, जब आप इसको बेस में डालते हैं, तो आपने नंबर लाइन याद रखनी है। 7 कौन सी पीएच होती है, मानी जाती है? न्यूट्रल। न्यूट्रल पीएच। ठीक है, 7 से राइट हैंड साइड जाएंगे तो क्या होती जाएगी, बड़ी पीएच पे अल्कलाइन होता होते जाएगा। जाएंगे। यस, अल्कलाइन या बेसिक होता जाएगा सोल्यूशन। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। और अगर 7 से छोटी पीएच पे जाते जाएंगे तो पीएच कितनी होती, क्या होती जाएगी? एसिडिक। एसिडिक होती जाएगी। ठीक है, तो 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ये एसिडिक पीएच होती है। अब आपने याद रखना, यूनिवर्सल इंडिकेटर आपको ब्लू या रेड सिर्फ कलर नहीं देता, मिक्सचर ऑफ कलर आपके पास आती है डिपेंडिंग ऑन द एसिडिटी या बेसिसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। तो ये आपको ना एक लार्ज वैरायटी ऑफ कलर्स दे। उसको याद करने का तरीका सिंपल सा ये है कि आप अपने पास लिख लें जी, रॉय और GBV। रॉय GBV। ठीक है, तो अगर आपका एक कोई सोल्यूशन है जो स्लाइटली एसिडिक है, ठीक है, हल्का एसिडिक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर सोल्यूशन जो है आपके पास, यूनिवर्सल इंडिकेटर सोल्यूशन, उसका कलर क्या हो जाएगा? येलोविश हो जाएगा। ठीक है, अगर थोड़ा मीडियम एसिडिक है तो फिर किधर चला जाएगा? ऑरेंज पे। और अगर बहुत ज्यादा एसिडिक है तो फिर कलर किस में चला जाएगा? रेड। रेड में। ठीक है, दिस इज रेड, दिस इज ऑरेंज एंड दिस इज येलो। इसी तरह अगर बेसिक सोल्यूशन है, थोड़ा स्लाइटली बेसिक है तो ग्रीन हो जाएगा। अगर थोड़ा ज्यादा बेसिक है तो किस में चला जाएगा? ब्लू में। और अगर बहुत ज्यादा बेसिक है तो वॉयलेट कलर शो करेगा। ठीक है, एंड ये आप तीसरा जो मेथड है उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। एक तो यूनिवर्सल इंडिकेटर सोल्यूशन किया है ना, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर भी होता है, वो येलो कलर की स्ट्रिप्स होती है। ठीक है, येलो स्ट्रिप्स होती हैं। यस सर। उनसे भी आप यही तरीका यूज करके, वो भी क्या करते हैं, अब रेंज ऑफ कलर्स आपको क्या करती है, प्रोवाइड करती है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं पीएच तकरीबन कितनी है। यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर भी इसी मेथड को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो ऊपर है ये सेकंड और थर्ड दोनों के इस्तेमाल होगा। यस सर। और मेथड 2 एंड मेथड 3 दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर सोल्यूशन के लिए भी और यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर भी आपको लार्ज वैरायटी ऑफ कलर्स देते हैं, तो ये ज्यादा एक्यूरेटली आप इससे पीएच भी अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है। सर एक सवाल है। हम्म। यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर इज ऑलरेडी येलो, सो अगर थोड़ा सा हम्म। एसिडिक है तो फिर येलो शो तो नहीं होगा ना, इट्स बिकॉज इसका कलर चेंज ही नहीं हुआ थोड़ा सा होगा। कलर चेंज आएगा। अच्छा। थोड़ा बहुत कलर चेंज आएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट उसने ना आपको उसी इंडिकेटर पेपर की जो स्ट्रिप्स जिस बॉक्स में आती हैं उसके ऊपर उसने आपको कलर कॉम्बिनेशन ढेर सारे दिए होते हैं, कि अगर इस तरह का हम्म। कलर आए कंपेयर करके ना, इस तरह का कलर आए तो ये इतनी पीएच होनी चाहिए, इस तरह का कलर आए तो इतनी पीएच होनी चाहिए, उस बॉक्स के ऊपर ऐसे वो मैनुअल सा बना होता है छोटा सा, तो उसको ओके इस्तेमाल सर। कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ तरीके हैं जिससे हम क्या करते हैं, एसिड्स को फाइंड करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है व्हाट डज पीएच मीन। ये जो हमने स्केल बनाए हैं, इस स्केल को क्या बोलते हैं? पीएच पीएच स्केल। स्केल। ठीक है, पीएच किसके लिए स्टैंड करता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। यस, इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, या हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन इज बेसिकली द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना। और हमने यही कहा कि अगर किसी सॉल्यूशन में आपके पास हाइड्रोजन आयंस बहुत ज्यादा हो जाएं तो सॉल्यूशन की पीएच क्या हो जाती है? एसिडिक।
एसिडिक, लेफ्ट साइड पे जाते हुए पीएच क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। लेकिन उस टाइम पे हाइड्रोजन आयंस क्या कर रहे होंगे सोल्यूशन में, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी होगी। As we Increase. move from left to right, from right to left on the pH scale, Decreases. तो आपके पास एसिडिटी बढ़ी है क्योंकि हाइड्रोजन आयंस बढ़े होते हैं। ठीक है, इसी तरह जब राइट हैंड साइड पे जाते हैं, 10, 11, 12, 13 एंड 14 की पीएच की तरफ, तो आपके पास इधर बेसिसिटी बढ़ी होती है। ठीक है, बेसिसिटी बढ़ी है, इसका मतलब है हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही होगी सोल्यूशन में, कम हो रही Decrease. होगी, डिक्रीज हो रही होगी व्हेन यू मूव टुवर्ड्स द राइट। ठीक है ना, तो ये कुछ बातें हैं जो एसिड्स के बारे में हमें इनिशियली पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो बात है, दैट इज रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ एसिड्स। टाइप्स ऑफ एसिड्स, अच्छा, दो किस्म के एसिड्स होते हैं। एक एसिड्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, Strong acid. स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और दूसरे टाइप ऑफ एसिड्स कौन से होते हैं, Weak acid. दूसरे टाइप ऑफ एसिड को हम बोलते हैं वीक एसिड। अब इन दोनों में फर्क क्या है, कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो क्या करता है, किस वजह से स्ट्रॉन्ग कहलाता है। Completely dissociates H plus ions. स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो कंप्लीटली आयनाइज टू फॉर्म, या टू फॉर्म, ठीक है, हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, यानी 100% आयनाइजेशन होती है। Yes, yeah. ठीक है, और वीक एसिड्स किनको कहते हैं, जो जो partially इनकम्प्लीट dissociate. आयनाइजेशन करते हैं, यस, इनकम्प्लीट या पार्शियली आयनाइज टू फॉर्म H प्लस आयंस। ठीक है, यानी इसकी आयनाइजेशन जो होती है वो क्या होती है, लेस देन 100% बेसिकली। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो वो आयनाइजेशन के बाद, कंप्लीट आयनाइजेशन का क्या मतलब है, कि जो भी सब्सटेंस है वो एग्जिस्ट करता है एज द फॉर्म ऑफ आयंस। ठीक है, उसकी अनआयनाइज्ड फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि कंप्लीट आयनाइजेशन हो चुकी है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस हमारे पास HCl है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये कंप्लीटली आयनाइज करता है और क्या बना के देता है, 100% आपके पास आयनाइजेशन होती है, कन्वर्ट हो जाता है H प्लस और Cl नेगेटिव में। इसका मतलब ये है कि सोल्यूशन में अगर आप देखेंगे ना, तो HCl नहीं पड़ा होगा, H प्लस और क्लोराइड आयंस पड़े होंगे क्योंकि 100% आयनाइजेशन हो गई है। और याद रखना है कि ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन इधर होता है आपके पास, ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ये रिवर्स नहीं जाता क्योंकि कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं, कंप्लीट आयनाइजेशन में सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन। लेकिन जो इनकम्प्लीट आयनाइजेशन है, जैसे कि कोई ऑर्गेनिक एसिड ले लें, इसमें अब क्या स्टैब्लिश होता है, इक्विलिब्रियम, क्योंकि पार्शियली आयनाइज करता है, कंप्लीटली आयनाइज नहीं करता। तो सॉल्यूशन में आयंस के साथ साथ ये भी पड़ा होता है, अनआयनाइज्ड एसिड। ठीक है, इधर फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन इज सेट अप बिटवीन आयंस एंड द अनआयनाइज्ड एसिड। ठीक है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। अगेन क्यों, Yes, right. क्योंकि 100% आयनाइजेशन नहीं होती। एग्जाम्पल्स पे आ जाए, तो एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कौन कौन सी हैं, HCl है, H2SO4 H2SO4. है, और H3PO3. HNO3। ठीक है, अच्छा. ये तीन एसिड्स हैं जिनको हम क्या कंसिडर करते हैं एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमारे सिलेबस में। और बाकी सारे इनके अलावा जितने एसिड्स हैं वो कैसे हैं, Weak acids. वीक एसिड्स। ये सारे हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। एंड इसकी एग्जांपल्स में हम लिख लेते हैं, ऑल अदर एक्सेप्ट स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है,
इसमें इवन H3PO4 भी शामिल है। दिस इज ऑल्सो अ वीक एसिड, नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड, पार्शली आयनाइज कर। कितनी बात क्लियर है इधर तक? वही पुरानी बातें याद है याद। आगे जरा हम क्लासिफिकेशन करते हैं एसिड्स की। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। द क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कितने हाइड्रोजन आयंस वो रिलीज करेगा जब वो आयनाइज होगा। तो इसमें ना हमने सिर्फ दो टाइप्स पढ़नी है। एक हम कहते हैं मोनोप्रोटिक एसिड्स, और दूसरी टाइप है हमारे पास डाइप्रोटिक एसिड। के बाद ट्राई भी होता है और पॉली भी होता है। डाइप्रोटिक एसिड्स। मोनोप्रोटिक एसिड्स है ना, ये क्या करते हैं, ये वो वाले एसिड्स हैं which डोनेट ओनली वन प्रोटॉन। ठीक है, मोनो से याद रखना, मोनोप्रोटिक का मतलब है एक प्रोटॉन रिलीज करते हैं या डोनेट करते हैं। यस सर। ठीक है, तो फॉर इंस्टेंस हमारे पास एग्जांपल्स किसके हैं। HCl इज अ मोनोप्रोटिक एसिड क्योंकि ये क्या करता है, सिर्फ एक प्रोटॉन डोनेट करता है। इसी तरह HNO3 भी हमारे लिए क्या है, एक मोनोप्रोटिक एसिड है, बिकॉज ये भी एक हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है और जब ये पानी में जाता है। ठीक है? इसके अलावा और भी हो सकते हैं। इवन वीक एसिड में एग्जांपल्स है मोनोप्रोटिक एसिड की, जैसे कि एथेनोइक एसिड। ये भी क्या करता है, ऑल्दो इनकम्प्लीट आयनाइजेशन है, लेकिन जब भी आयनाइज होता है तो एक ही प्रोटॉन रिलीज कर पाते हैं। दिस इज ऑल्सो अ मोनोप्रोटिक एसिड। डाइप्रोटिक एसिड्स कौन से होते हैं, एसिड्स विच डोनेट टू प्रोटॉन्स, दो दो प्रोटॉन्स क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। तो इसकी एग्जांपल कौन कौन सी हो सकती है, H2SO4। ठीक है, H2SO4 है आपके पास। अब H2SO4 के बारे में याद रखना कि जो भी डाइप्रोटिक एसिड्स होते हैं ना, ये स्टेप बाय स्टेप आयनाइजेशन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात, स्टेप बाय स्टेप। पहले स्टेप में एक प्रोटॉन रिलीज करेगा, दूसरे स्टेप में दूसरा रिलीज करेगा। तो H2SO4 जो है, ओवरऑल तो हम इस तरह लिखते हैं ना कि 2H प्लस प्लस सल्फेट में चला जाएगा। ठीक है, कि यस। दो प्रोटॉन्स ओवरऑल रिलीज करता है, लेकिन किस तरह करता है तो उसके स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। कि फर्स्ट स्टेप में H2SO4 पहला प्रोटॉन रिलीज करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा HSO4 माइनस में। ठीक है, दिस वुड बी द फर्स्ट स्टेप। इसी तरह सेकेंड स्टेप में H2SO4 जो है, अब बन गया HSO4। यही जो बना है HSO4, ये दोबारा एक प्रोटॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कंप्लीटली सल्फेट में चलेगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सो बेसिकली ये फ्री रेडिकल की तरह है। कौन? नहीं ये नहीं, फ्री रेडिकल की तरह है। वो नहीं, फ्री रेडिकल नहीं है। फ्री रेडिकल होता है जिसका अनपेड इलेक्ट्रॉन, वो फ्री रेडिकल नहीं। हम्म। स्टेप बाय स्टेप आयनाइजेशन है, इसमें क्या मुश्किल बात है। ये पहले हम्म। एक प्रोटॉन रिलीज करेगा फिर दूसरा करेगा, है डाइप्रोटिक, ये दो दो प्रोटॉन्स करता है। पर मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 ये दो प्रोटॉन रिलीज करेगा, लेकिन करेगा किस तरह, स्टेप बाय स्टेप। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आगे आपसे जब वो एक एसिड को आयनाइज कराएगा ना, तो एक्सपेक्ट करेगा आपको स्टेप बाय स्टेप आयनाइजेशन पता हो। इसी तरह ठीक है। थर्ड टाइप है ट्राइप्रोटिक की। अब आपको पता है ट्राइप्रोटिक कौन होगा, जो थ्री प्रोटॉन्स रिलीज करते हैं, थ्री प्रोटॉन्स डोनर। ठीक है, लेकिन अगेन ये भी स्टेप बाय स्टेप होगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो हम कर सकते हैं दैट इज H3PO4। ये कंप्लीटली जब आयनाइज होता है H3PO4, तो ये थ्री हाइड्रोजन आयंस और PO4 थ्री माइनस आयन बनाते हैं, लेकिन दिस इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप में H3PO4 जो एसिड है, ये अपना पहला प्रोटॉन रिलीज करेगा H प्लस, और पीछे रह जाएगा H2PO4 वन माइनस। ठीक है, एक प्रोटॉन कम हो गया ना, एक पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, तो उस पर अब एक नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में फिर H2PO4 वन माइनस जो है, इसके पास अभी भी प्रोटॉन्स हैं, तो ये क्या करेगा, एक और प्रोटॉन रिलीज करेगा और चला जाएगा HPO4 कितना चार्ज, टू माइनस, क्योंकि अब दो प्रोटॉन्स कम हो गए। ठीक है,
इसी तरह लास्ट स्टेप में फिर ये क्या करेगा, अपना थर्ड प्रोटॉन HPO4 2 जो है, ये अपना थर्ड प्रोटॉन भी रिलीज करके PO4 3 में चलेगा। तो दिस विल बी स्टेप बाय स्टेप आयनाइजेशन। ठीक है, तो ये हमारे यस पास सर। इसी के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन जो थी वो पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है हमारे पास, दैट इज टाइप्स ऑफ बेसिस। बेस कौन होता था? प्रोटॉन एक्सेप्टर होता था। अब बेसिस में भी ना दो टाइप्स हैं। एक कौन सी टाइप है? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेस बेस। एंड वीक इसका असल नाम क्या होता है? अल्कलाइन। एल्कली बोलते हैं जिसको। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेसिस को एल्कली ही बोलते हैं, और वीक बेस को सिंपली क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, वीक बेस। इसको सिंपली बेस ही नाम देते हैं। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग बेसिस है उनको क्या बोलते हैं? एल्कलीज का नाम देते हैं। तो एल्कलीज जो हैं ये कौन सी बेसिस होती हैं? दोज बेसिस which ionize completely, which ionize completely to give what? हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, एक एल्कली के लिए लाजमी है कि वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करे। ये याद रखनी है बात। एल्कली के लिए, बेस के लिए लाजमी नहीं है, एल्कली के लिए लाजमी है कि वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करे। जबकि वीक बेस कौन है? दोज बेसिस which partially ionize to produce OH ions। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आपके पास NaOH इज अ बेस। कौन सी बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि कंप्लीटली आयनाइज करती है सोडियम आयन्स और हाइड्रोक्साइड आयन्स। इसको हम एल्कली बोलेंगे तो, क्योंकि 100% आयनाइजेशन। ठीक है, 100% आयनाइज करती है। यस जबकि सर। हमारे पास अगर कॉपर हाइड्रोक्साइड की बात करें, कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो दिस आयनाइजेस कंप्लीटली। कॉपर 2+ में और किस में चला जाएगा? हाइड्रोक्साइड में, लेकिन इनकम्प्लीट आयनाइजेशन। इनकम्प्लीट आयनाइजेशन। अभी तक बातें रिवाइज हो रही हैं, कोई नई बात नहीं पड़ी। जी। ठीक है, इसी तरह NH3 जो है ये भी एक वीक बेस है, क्योंकि ये जब आपके पास वाटर से रिएक्शन करता है तो ये इनकम्प्लीट रिएक्शन करता है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है, और ये अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है बेस ही, बट एक वीक बेस है, क्योंकि आपके पास ये भी कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, कुछ NH3 बच जाती है। लिस्ट ऑफ एल्केलीज याद कर लो, याद भी होगी। एल्केली की लिस्ट याद करेंगे। क्या है? ग्रेट, पीपल, कैन नेवर, कैन नेवर स्टैब बैक्स ऐसा कुछ था। स्ट्राइक बैक। ठीक है, ये सारे ग्रुप 1 वाले हैं। ग्रुप 1 के जितने हाइड्रोक्साइड्स हैं ये सारे क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, यानी एल्केलीज हैं। इसमें कौन कौन आता है? इसमें सोडियम, लिथियम हाइड्रोक्साइड से लेके, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बीडियम सर हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैन में आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नेवर से अमोनियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्राइक से स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, एंड बैक से बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये जस्ट फॉर रेफरेंस के ओ लेवल्स वाली बात ही दिमाग में रह जाए तो हमने याद कर लिया। ज्यादातर यस ग्रुप 1 वालों की जरूरत पड़ती है, दूसरों की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। ग्रुप 2 वाले जो है वो आपने एस में ग्रुप 2 का चैप्टर पढ़ा था, वहां पे आपने इसको क्लियरली देखा होगा। अच्छा, ये थोड़ा रीकॉल था ऑफ एसिड एंड बेसिस। ठीक है, अब आते हैं। अच्छा, अब एस में हमारे पास, हम कभी भी एसिड्स की पीएच नहीं निकालते थे, यानी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालते थे पीएच की। हम क्या करते होते थे? हम एक रेंज याद कर लेते थे कि यार अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसकी पीएच तकरीबन
1 to 3 उसकी पीएच चलेंगे। अगर एक वीक एसिड होगा तो उसकी पीएच तकरीबन 4 to 6 की रेंज के अंदर अंदर होगी। इसी तरह एक स्ट्रॉन्ग बेस होगी तो 12 to 14 उसकी हमने पीएच रेंज याद की। अगर कोई वीक बेस होगी तो हमने याद किया 9 to 11 उसके अंदर हम उसकी पीएच बता सकते हैं। एग्जैक्ट किस तरह कैलकुलेट करना है ये एस में नहीं सीखा था। अब A2 में आपने फॉर्मूला सीखना है बेसिकली कि अगर पीएच निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो जो हमारा थर्ड टॉपिक है दैट इज, सबसे पहला टॉपिक इज पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच किस तरह निकालेंगे, तो आपने फॉर्मूला सबसे पहले याद रखना है। कभी भी पीएच निकालनी है ना तो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता था, कॉन्सेंट्रेशन होता है। कंसंट्रेशन। ठीक है ना, और किस में कॉन्सेंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट किस क्या बता रहा है आपको कि कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट हमेशा क्या होना चाहिए, जब भी एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन प्लग इन होगी मोल मोल पर पर डीएम डीएम क्यूब क्यूब। होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट इससे लगाते हैं जब यूनिट आपको पता हो कि इधर और कोई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस नहीं आएगी सिवाय मोल पर डीएम क्यूब यूनिट वाली। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है, पीएच का फॉर्मूला है और इसको हम इस्तेमाल किया करेंगे। अब स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, सिंपली आपने पूरे इक्विलिब्रियम में एक चीज याद रखनी है, कहीं फंसते हो तो इक्वेशन चाहिए। ठीक है, इक्वेशन आपने बनानी है, जो भी काम करें उसकी इक्वेशन चाहिए होगी, तो फिर फंसेंगे नहीं। तो आपसे एक सवाल कहता है कि कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.1 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ H2SO4। अब H2SO4 कैसा एसिड था, एक स्ट्रॉन्ग एसिड था। ठीक है ना, तो वो कह रहे हैं जी पीएच निकालें ऑफ 0.1 मोल पर डीएम क्यूब H2SO4। तो सबसे पहला काम क्या है कि पीएच निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होती है। वैसे हम जी सबसे सर। पहले ना इक्वेशन लिखेंगे अपने पास कि यार जब भी H2SO4 आयनाइज होता है तो वो किस तरह होता है आयनाइज। तो H2SO4 जब आयनाइज होगा, एक तो 100% आयनाइज होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, और किस में कन्वर्ट होगा, एक तो H प्लस आयन देना है और साथ क्या देना है इसमें, सल्फेट आयन देना है। ऐसे जरा बैलेंस कर लो तो हमारे पास H प्लस आयन्स कितने आएंगे, लेफ्ट साइड पे 2 हैं, राइट साइड पे 2 होने चाहिए। तो ठीक है, यानी जब भी 1 मोल ऑफ H2SO4 आयनाइज होता है कंप्लीटली तो 2 मोल H प्लस मिलते हैं और 1 मोल सल्फेट आयन। ठीक हो गया। अच्छा, अब यस उसने आपको सर। क्या बताया कि जब 0.1 मोल पर डीएम क्यूब H2SO4 आपने एक सोल्यूशन में डाला हुआ है, 0.1 मोल पर डीएम क्यूब एसिड डाला हुआ है, तो उसकी पीएच कितनी होगी। तो अगर मैं कहूँ यार वॉल्यूम मेरा 1 डीएम क्यूब है सोल्यूशन का, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ही डीएम क्यूब में दी है, अगर उस सोल्यूशन का 1 डीएम क्यूब वॉल्यूम है तो उसमें मोल्स ऑफ H2SO4 कितने, 0.1, तभी कॉन्सेंट्रेशन बनेगी ना आपके पास 0.1 मोल पर डीएम क्यूब। जी सर। ऐसे ही है? अच्छा, अब यहाँ से रेशो बना लो कि भाई इक्वेशन कहती है अगर 1 मोल ऑफ H2SO4 आयनाइज होगा तो H प्लस कितना मिलेगा, 2 मोल। तो ऐसे ही 2 मोल्स H प्लस मिलेगा। तो हमारे पास अगर 0.1 आयनाइज हो रहा है तो H प्लस कितना मिलना चाहिए, 0. एक्स। ट्वाइस है ना, ओके सर। डबल हो जाएगा ना, 0.2 मोल्स। ठीक है, तो 0.2 मोल्स ऑफ आपको H प्लस मिलेंगे उसी एक डीएम क्यूब सोल्यूशन के अंदर। इधर कॉन्सेंट्रेशन भी यूज कर सकते हैं कि अगर 0.1 मोल पर डीएम क्यूब H2SO4 है तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या मिलेगी, उसका डबल मिलेगी, 0.2 मोल पर डीएम। ठीक है, लेकिन ये इस तरह भी कर सकते हो कि एक डीएम क्यूब का आपके पास वॉल्यूम है टोटल, उसके अंदर कितना मोल ऑफ H2SO4 थे, 0.1, तो उसी एक डीएम क्यूब में कितना H प्लस मिलेगा, उसका डबल मिलेगा, 0.2 मोल पर डीएम। ठीक जी है, सर। अब हमें क्या पता लग गया इक्वेशन से, फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया, H प्लस की मोल्स पता लग गए ना जो एक डीएम क्यूब वॉल्यूम में मिलेंगे, बेसिकली उसकी जी सर। कॉन्सेंट्रेशन पता लग गई। तो अब हम क्या लगा सकते हैं यहाँ से, फॉर्मूला, सेकंड स्टेप फॉर्मूला है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन लेकिन मोल पर डीएम क्यूब में।
क्या जो हमारे पास H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ रही है वो मोल्स वही वाले हैं जो 1 DM क्यूब में पड़े हैं? नहीं। वही वाले मोल्स है ना? ये वो दो 0.2 मोल पर मोल्स हैं जो 1 DM क्यूब के अंदर ही मिलेंगे। जी सर। ठीक है। मोल पर DM क्यूब का क्या मतलब है, कितने मोल्स हैं 1 DM क्यूब वॉल्यूम में। ठीक है। 1 DM क्यूब वॉल्यूम में जो भी मोल्स आ रहे हैं वो आप क्या बोलते हैं, वो हमारी स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन है मोल पर DM। तो इसीलिए यस मैंने सर। वॉल्यूम साइड में पहले ही लिख दिया था कि 1 DM क्यूब का सोल्यूशन है, उसमें ये 0.1 मोल्स है, और ये कितना मिलेगा, 0.2 मिलेगा। 1 DM क्यूब में है तो 0.2 मोल पर DM क्यूब हो जाएगा। ठीक है। या डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन से करना चाहते हो डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन से करो। तो आगे हमारे पास क्या आता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी मिल रही है, 0.2 मोल पर DM क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से लगाओ आप जरा। अब कैलकुलेटर में ना आपको एक लॉग का बटन मिलेगा इस तरह का, लॉग, लॉग बेस जी 10। सर। अगर आपके कैलकुलेटर में लॉग का बटन सिंपली खुद से बेस नहीं लगा रहे हैं, इधर खाली जगह छोड़ा है, तो इधर आपने बेस 10 लिख दिया, इसको कॉमन लॉग। ठीक है, इस तरह ब्रैकेट भी खुल जाएगा, लॉग बेस 10। उस ब्रैकेट के अंदर आपने 0.2 लिखना है और उसको क्लोज कर देना, बट माइनस लॉग बेस 10 0.2 लिखना। सर ये बनता है 0.6989। तो हमारे पास आ रही है 0.6989, ये हमारी क्या आ गई, पीएच आ गई। पीएच ऑफ सोल्यूशन, अगर किसी 1 DM क्यूब सोल्यूशन में H+4 की इतनी अमाउंट थी तो उसकी पीएच कितनी बनेगी, 0.6989 एग्जैक्ट, इतनी पीएच आनी चाहिए। ठीक है। यस सर। अच्छा, इसी तरह अगर दोबारा किसी और सवाल को पूछे वो, फॉर अ स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया जी, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.4 मोल पर DM क्यूब HCl सॉल्यूशन, 0.4 मोल पर DM क्यूब HCl सॉल्यूशन। हाँ ठीक है। पीएच निकालनी है, पहला काम क्या होगा, H प्लस फाइंड करना है कितना है, क्योंकि पीएच के फॉर्मूला में तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं कि HCl जो हमारे पास है वो जब भी आयनाइज होता है, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड है 100% आयनाइज होगा, H प्लस देगा और साथ क्या देगा, क्लोराइड देगा। ऐसे 1:1 के हिसाब से ही देगा। जी सर। अब डायरेक्ट ऐसे कॉन्सेंट्रेशन लिखो आप, अगर इससे कंफ्यूज होते हैं। वैसे HCl का सोल्यूशन है एक, तो किस तरह का सोल्यूशन है, ये 1 DM क्यूब का सोल्यूशन है। ठीक है, 1 DM क्यूब इसमें वॉल्यूम है, जिसके अंदर HCl के कितने मोल्स पड़े हैं, 0.4 पड़े हैं। फोर इस पॉइंट वजह से फोर उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.4 मोल पर DM क्यूब HCl का सोल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो 0.4 कॉन्सेंट्रेशन इसकी है। H प्लस कितना मिलेगा, 1:1। जो कॉन्सेंट्रेशन HCl की डालेंगे उतना ही H प्लस सोल्यूशन में मौजूद होगा। ठीक है, तो यहाँ जी से सर। HCl जब आयनाइज होगा तो आपको क्या देगा, 0.4 मोल्स ऑफ H प्लस ही देगा सोल्यूशन, क्योंकि 1:1 है 100% आयनाइज होने के बाद। ठीक है, तो ये भी 0.4 कितने में पड़ा होगा, इसी 1 DM क्यूब में मिलेगा ना वन आयनाइज मोल होगा, पर इस वजह डीएम से मैं कह रहा था। क्यूब। इसी वजह से मैं कह रहा था कि हम इधर वॉल्यूम लिख लेते हैं कि 1 DM क्यूब का वॉल्यूम है, उसके अंदर 0.4 मोल्स इसके बने और 0.4 मोल्स इसके मिल रहे हैं। तो अगर 1 DM क्यूब में इसके 0.4 मोल्स मिल रहे हैं तो वही इसकी कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है ना, जो भी मोल्स 1 DM क्यूब के अंदर होते हैं उसको हम क्या मानते हैं, कॉन्सेंट्रेशन भी मानते हैं। अब हमें पता लग गया H प्लस कितना है, तो हम यहाँ से क्या लगा सकते हैं, सेकंड स्टेप, पीएच का फॉर्मूला। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन लेकिन मोल पर DM क्यूब में, तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस मोल पर DM क्यूब में कितना बनता है, 0.4 मोल पर DM क्यूब। यहाँ से निकालो अब कितनी आती है, तो माइनस लॉग ऑफ 0.4, सर एक मिनट। 0.4 ये आते हैं 0.3979। हमारे पास आती है 0.3979। काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पीएच, ठीक है, 1 यस से भी सर। कम आती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पीएच, इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग वेसल्स मानी जाती है। अच्छा, अब अगर हमें रिवर्स में आना पड़े, पीएच पता हो और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है,
कि आपने एसिड कितना डाला होगा सोल्यूशन में। तो वो किस तरह करेंगे, उसी का रिवर्स प्रोसेस है। तो अगर हमें पास सवाल हो कि जी पीए या पीएच ऑफ एन एसिड solution is 2.86, पहले चलो आसान कर लेते हैं। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन। ठीक है, पहले जरा आसान कर लेते हैं, दो स्टेप्स में तो। अब आपको पीएच बताई हुई है, आपने कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, तो जब भी पीएच बताइए ना, सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए हमारे पास, पीएच का फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, पीएच और एच प्लस आपस में रिलेटेड है ना पीएच के फॉर्मूला में, राइट। यस हमारे सर। पास फॉर्मूला क्या था कि जी पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ वन लॉन्ग। एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। अब अगर पीएच गिवन हो तो मैं एच प्लस निकाल सकता हूँ, निकाला जा यस सकता है, सर। लेकिन उसके लिए आपको थोड़े से लॉग के रूल्स पता होने चाहिए। ठीक है ना। फिर ये पहले जरा तरीका याद कर लो कि पीएच उसने हमें दे दी 2.86। ठीक है, और जो हमारे पास बाकी पार्ट है वो अननोन, एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अननोन। अब इधर से आगे तरीका समझ। सबसे पहला काम है नेगेटिव साइन को उधर पुश करना। ठीक है, सबसे पहले नेगेटिव साइन को क्या करेंगे, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। तो वो क्या बन जाएगा दूसरी साइड पे, वैसे देख लो ये -1 पॉजिटिव। है। नहीं, उधर पॉजिटिव कैसे होगा, उधर -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके -1 डिवाइड हो जाएगा। ओह यस सर। ऐसे है -1 इंटू लॉग ऑफ एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक्स है, ये जाके उधर डिवाइड होगा, उधर सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। सब्ट्रैक्ट तब होता है जब यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, एनी थिंग डिवाइडेड बाई नेगेटिव वैल्यूज नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो उधर जाके जब डिवाइड होगा तो हमारे पास बनेगा -2.86, राइट साइड पे रह जाएगा लॉग ऑफ एच प्लस। ठीक है, अब इस लॉग को ना ऐसे ही नहीं हटा सकते, ये लॉग उधर जाके डिवाइड नहीं हो सकता। लॉग को हटाते हैं एंटी लॉग से। ठीक है, लॉग एक फंक्शन है, इसको खत्म करने के लिए एंटी लॉग लेना पड़ता है। ठीक है, तो दोनों साइडों पे क्या करना पड़ेगा, लॉग हटाने के लिए दोनों साइडों पे एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो हम लेंगे जी एंटी लॉग ऑफ -2.86 इज इक्वल टू एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ एच प्लस। अब लॉग एंटी लॉग आपस में क्या कर देंगे, ऑपोजिट फंक्शन में कट जाएंगे आपस में। ठीक है, लेकिन दूसरी साइड पे लॉग नहीं है, उसको एंटी लॉग को काटने के लिए, तो वो उधर ही रहेंगे। तो अब हमारे पास क्या बनेगा, अब हमारे पास फाइनली आ गया एंटी लॉग ऑफ -2.86 इज इक्वल टू एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। इतनी बात क्लियर है, किस तरह मैंने उसको लाइन उठाई। ठीक है, अब एच प्लस आ रहा है ना, कॉन्सेंट्रेशन मिल रही है। अब एंटी लॉग किस तरह लेते हैं, तो वही लॉग का जो बटन है उसको दबाने से पहले आपने इसको दबाने से पहले पहले शिफ्ट दबाना है। ठीक है, तो आपको कैलकुलेटर पे ऐसी शक्ल नजर आएगी 10 रेज़ टू पावर समथिंग। जब यस सर। शिफ्ट शिफ्ट लॉग दबाओगे तो एंटी लॉग ले लेगा वो, और 10 रेज़ टू पावर समथिंग नजर आएगा। उस पावर में हमने क्या डालना है, -2.86। तो हमने बेसिकली ना 10 रेज़ टू पावर -2.86। यहाँ से निकालो जवाब कितना आता है। ये आता है 1.38 इंटू 10 raised to power -3। समझ नहीं आया मुझे, लेकिन चलो मैं तो 1.380 इंटू 10 रेज़ टू पावर इंटू 10 raised to power -3 -3 मोल पर डीएम क्यूब। dm3। क्यों मोल पर डीएम क्यूब, क्योंकि एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट तो अभी भी क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट ही है मोल ना। per इसका dm। मतलब है जो कॉन्सेंट्रेशन वापस मिलेगी यहाँ से, वो भी मोल पर डीएम क्यूब में ही निकलेगी। ठीक जी। है ना, इंसर्ट भी मोल पर डीएम क्यूब में करते हैं, वापस भी इधर मोल पर डीएम क्यूब में ही मिलती है। तो हमने एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली जब उसने हमें पीएच दी हुई थी। ठीक है, तो उसने गिवन यस सर। पीएच दी हुई थी, पीएच से हमने क्या निकाल दिया, एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल दी। इस तरीके से आप एच प्लस निकाल सकते हैं। और अगर एच प्लस पता लग जाए तो रिवर्स में जाके एसिड का भी पता कर सकते हैं कि एसिड कितना आपने डाला हो। ठीक है, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी इस्तेमाल हुई है। तो अगला पार्ट उस तरह करते हैं
वो कहता है जी फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन। अब सबसे आसान जो है ना वो यही है, स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच। फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 if the pH if the pH is 1। अच्छा, अब हमने क्या करना है, H2SO4 यानी एसिड की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। अब H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन नहीं निकालनी। ठीक है, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। पहले जरा इक्वेशन लिखता हूँ कि जब ये आयनाइज होता है तो क्या करते हैं। हमेशा पहला काम इक्वेशन होना चाहिए। तो H2SO4 जब भी आयनाइज होता है तो 100% होता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड है। और H प्लस आइंस देता है और सल्फेट आइंस देता है। ठीक है, अब अगर मैं पहुंचना चाहता हूँ इस तक, तो मुझे पहले क्या चाहिए होगा, H प्लस की इसकी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होगी। फिर कंसंट्रेशन। मैं रिवर्स जाके क्या निकाल सकता हूँ, H2SO4। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं, अगर पीएच गिवन हो। तो समझ आ रहा है क्या करना चाह रहे यूजिंग, हैं हम। यस, ठीक है, यूजिंग द तो फार्मूला। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना चाहिए, पहले पीएच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस लगाना चाहिए। पीएच हमें दी है उसने 1, तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस। अच्छा, अब इसको सेपरेट किस तरह करते हैं, कैसे सब्जेक्ट बनाते एंटी हैं। लॉग। पहले माइनस का साइन जाएगा उस साइड में, -1 बनेगा लॉग H प्लस। अब लॉग हटाने के लिए दोनों साइड पे एंटी लॉग लेंगे। ये याद रखें, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, ये नेगेटिव साइन पर मूव करना। ठीक है, ये नहीं करोगे आंसर पता नहीं किधर पहुंच जाए। जी सर। ठीक है ना, ये सबसे बड़ी गलती होती है जो बच्चे करते हैं। नेगेटिव साइन पहले मूव होगा, फिर एंटी लॉग लेंगे। अब दोनों साइड पे क्या ले लेंगे, एंटी एंटी लॉग ले लॉग। लेंगे। तो एंटी लॉग ऑफ -1, और इधर आएगा जी एंटी लॉग इंटू लॉग। ऐसे लॉग एंटी लॉग आपस यस में कट सर। जाएंगे, उधर से कुछ भी नहीं कटेगा। तो हमने बेसिकली क्या लेना है, एंटी लॉग ऑफ -1। -1, जो कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल आ जाएगा। अब दोबारा शिफ्ट दबाओ, लॉग का बटन दबाओ, -1 की पावर डालो, कितना बनता है। 0.1। तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आती है, 0.1 0.1। क्या यूनिट होगा, मोल पर मोल per unit। N। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। तो अगर हमें H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पता लग जाए जो भी एसिड ने प्रोवाइड की थी जब वो आयनाइज हुआ था, तो हम रिवर्स जाके पता कर सकते हैं ना एसिड फिर कितना डाला होगा। जी सर। ऐसे तो हम इधर रेशियो लगा लेते हैं, अभी के लिए कर रहा हूँ, वैसे डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि अगर H प्लस 0.1 है तो H2SO4 कितना होगा। देखो 2:1 है, उसका हाफ होना उसका चाहिए। हाफ होगा। बिल्कुल, तो 0.1 का हाफ कितना होता है, 0.05। 0.05 मोल पर DN3। दैट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 जो आपने यूज की, ताकि सोल्यूशन में पीएच क्या है, 1 है। ठीक है, लेकिन हम अभी भी इधर कर लेते हैं H2SO4, थर्ड स्टेप बना लेते हैं, रेशियो H प्लस। इक्वेशन क्या कहती है, रेशियो क्या है कि इसका 1 मोल H प्लस के 2 मोल देता है। ठीक है, जी। तो अगर H प्लस के 0.1 मोल हो तो H2SO4 के कितने मिलने चाहिए रेशियो में। तो हमारे पास जी। आएगा जी x इज इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाई 2, विच इज इक्वल तो टू 0.05 मोल पर DN2। ठीक है, इस तरह भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि इक्वेशन कह रही है कि ये 2H प्लस अगर होंगे तो आपने H2SO4 जो डालेगा वो 1 मोल डाला। ठीक है, अगर 2 मोल H प्लस है तो 1 मोल H2SO4 है, तो इसका मतलब है जितना भी H प्लस मिलता है उसका हाफ एसिड डाला होता है। ठीक है, तो जीरो पॉइंट यस सर। वन है अगर, तो उसका हाफ आपने क्या डाला होगा, H2SO4 विच इज 0.05। क्लियर। यस सर। अच्छा, तो अब थोड़ी प्रैक्टिस के लिए ना कि पीएच को कन्वर्ट करना है ताकि वो माइनस और एंटी लॉग वाली हरकत आए, आपको याद हो जाए पूरे पूरे तरीके से। तो हम लिखते हैं जी कन्वर्ट द फॉलोइंग पीएच इनटू कॉन्सेंट्रेशन इन मोल per unit, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इन मोल per unit। पहला पार्ट इज 3.42, दूसरा पार्ट है 5.65, और थर्ड पार्ट है 1.20।
सर अभी अटेम्प्ट करना है या होमवर्क है? 2-2 मिनट का काम अच्छा। भी करेंगे। बस तो ओके हमें सर। पीएच का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पीएच दी हुई एच प्लस निकालना, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, पीएच इज 3.42, पहले वाले के लिए कर रहा हूँ, बाकियों के लिए डायरेक्ट करूँगा, ठीक है। इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, सारी वर्किंग पहले वाले के लिए कर रहा हूँ। फिर पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाने के लिए एच प्लस को, पहले माइनस हटाएंगे। हाँ, माइनस उधर जाएगा तो ये बनेगा -3.42 लॉग ऑफ एच यस। प्लस, और दोनों साइड पे जब एंटी लॉग लेंगे तो फिर लेफ्ट साइड पे रह जाएगा एंटी लॉग ऑफ माइनस माइनस थ्री थ्री पॉइंट पॉइंट टू फोर थ्री टू जबकि राइट साइड पे लॉग एंटी लॉग आपस में कट जाएंगे तो एच प्लस रहेगा ऐसे। यस। तो यहाँ से लो जरा, एच प्लस कितना आता है हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन, तो पीएच 3.42 है, ये आता है 3.80 इंटू 10⁻⁻⁴। 3.80, 4 सिग्निफिकेंट तक बताया करो, अच्छा सर। 3.801 इंटू 10 माइनस माइनस फोर। फोर ऐसे है। अब यस। वैसे तो पेपर में कभी भी इस तरह नहीं करना डायरेक्ट, ये पूरी वर्किंग जिस तरह अभी दिखाई है इसी तरह दिखानी है, जस्ट टू सेव टाइम मैं इधर अब डायरेक्ट करने लगा हूं। तो बेसिकली क्या करना होता है, एंटी लॉग ऑफ माइनस द पीएच लेना होता है, तो आपको पीएच मिल जाती है ऐसे, सॉरी एच प्लस की यस सर। कॉन्सेंट्रेशन मिल जाती है, एंटी लॉग माइनस पीएच तो आपको मिल जाता है। तो इधर ही ले लेते हैं एंटी लॉग, सारी वर्किंग के बाद आपने क्या किया, पीएच का फॉर्मूला लगाया, इधर से आया जी एंटी लॉग ऑफ -5.65, तो एच प्लस मिल जाएगा, कितना आता है एच प्लस, ये आता है 2.238 इंटू 10⁻⁻⁶। 10⁻⁻6 मोल पर गेम डीएम। क्यूब। ठीक है, इसी तरह ये 1.20 वाले के लिए करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, सारी वर्किंग करेंगे तो पीएच का फॉर्मूला लगाएंगे, आपने पूरा लिखना है, ठीक है, जब आप उसको कंप्लीट, इसी तरह एंटी लॉग ले लेंगे ऑफ -1.20, तो एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी, कितनी मिलेगी एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, ये आती है 0.06309। 6309 इंटू कुछ भी नहीं, बस। मोल पर पीएम। और अगर कोई स्टैंडर्ड गेम फॉर्म में क्यूब। करते हैं तो ये बन जाएगा 6.309 इंटू 10⁻⁻²। ठीक हो गया। यस सर। बस ये बात याद रखें, नेगेटिव साइन पहले मूव होना है और फिर उसके बाद बाकी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड बड़ा आसान है, स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या करते हैं, अगर एसिड का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है तो डायरेक्टली एच प्लस निकल आता है, क्योंकि 100% आयनाइजेशन आप क्या कर सकते हो, रेशियो लगा सकते हो, ठीक है। आप रेशियो यस इधर सर। लगा सकते हैं बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, क्योंकि आपको पता है 100% पूरे रिएक्टेंट में आयनाइज हो जाना है, सारा का सारा कन्वर्ट होगा इनटू आयंस, तो रेशियो लग सकता है, ठीक है, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड आसान है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में ना आप अपने लिए नोट याद कर लो, दो ही स्टेप्स हैं, रिवर्स में भी जा सकते हैं और फॉरवर्ड भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन के बाद किधर जाना है, पीएच फॉर्मूला, और क्या निकल आएगी, पीएच निकल आएगी, ठीक है ना। इक्वेशन से क्या यस निकालना सर। चाह रहे हैं, एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, इक्वेशन से एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली मिल जाती है क्योंकि 100% आयनाइजेशन है, सीधा सीधा निकाल सकते हैं। और इसी तरह अगर आपको पीएच दी हो तो आप क्या कर सकते हो, रिवर्स जा सकते हो, रिवर्स जा सकते हैं। पीएच दी हो तो एच प्लस निकाल के उधर से इक्वेशन पे जाके एसिड की मांगी है या एच प्लस मांगे है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही दो काम है, एक इक्वेशन चाहिए और एक क्या चाहिए, पीएच का फॉर्मूला चाहिए, बस सारा काम और स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है इससे।